सर एवरीवन एंड सभी को नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। सो बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चंस है कि अभी कनाडा क्या क्या सिचुएशन है, क्या अभी कनाडा में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, स्टडी वीज़ा पे वर्क परमिट पे, क्या हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर हम अपने आप पे 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी कोर्स लेते डजंट मैटर, कोई भी कोर्स लेते हैं, 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस प्रोविंस में जा रहे हैं, ये कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, क्या हमें वर्क परमिट मिलेगा, क्या उस प्रोविंस में अपॉर्चुनिटीज है, क्या हमें पीआर मिलेगा, हमारी ये प्रोफाइल है, हमें अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमें 25-30 लाख हमारे अपने के ऊपर खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कनाडा हमारे लिए जो ड्रीम डेस्टिनेशन थी क्या वो अभी भी वैसी है। और अभी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा हो गई है पॉलिसीज मीन्स हर वीज़ा के रिगार्डिंग, कि हमें आराम से वीज़ा अप्रूव होगा या नहीं होगा, या हमें एयरपोर्ट पे रोक तो नहीं दिया जाएगा, या अगर हम वर्क परमिट पे आते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी ये प्रोफाइल है, तो हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए, स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट। हर चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको आंसर दूंगा एंड यू विल गेट एन आइडिया कि इज इट रियली वर्थ मूविंग टू कनाडा राइट नाउ मीन्स 2024 के दिसंबर के महीने में, 2025 में कोई भी इनटेक हो, चाहे वो जनवरी हो, सितंबर हो, या आपका मेन टेक हो। जनवरी इनटेक की तो आगे सारी फाइल्स में सारी एडमिशन फुल हो चुके हैं, आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, मेन टेक या सितंबर इनटेक। जनवरी में पॉसिबिलिटी तभी है जब आपकी मास्टर कोर्स लेते हो आज के टाइम पे। So, if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. If you need a mediation one-to-one, you can DM me on Instagram, DM me on WhatsApp. I will definitely help you out. तो स्टडी वीजा रिगार्डिंग मैं पहले बात करता हूँ। गेटिंग इन टू द स्टडी वीजा इट्स नॉट ईजी राइट नाउ। रिफ्यूजल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, केसेस को रिफ्यूज किया जा रहा है। अगर आपने बैचलर्स करी हुई है, आई वुड हाईली सजेस्ट यू, और आपको मैं यही कहूँगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट को छोड़ दो, या तो जाओ स्किल बेस्ड कोर्स पे। और स्किल बेस्ड कोर्स में आप तभी जा सकते हो जब आपका बैकग्राउंड या पास एक्सपीरियंस हो, या आप करो मास्टर्स, मास्टर्स किसी भी फील्ड के अंदर। मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करना, अगर आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हो। अगर 1 ईयर की स्टडी करते हो तो अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि 2 ईयर की स्टडी करना। अगर 1 ईयर की स्टडी भी मिलती है तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट ही मिलेगा। और हमेशा पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज ही चूज करना। अगर आप मास्टर्स करते हो तो इन दो प्रोविंस को चूज करना, पहले इनको प्रायोरिटी देना, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, अगर आप मास्टर वहां से करते हो, इवन इफ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस, यू कैन फाइल फॉर द पीआर अंडर द ओवाईएनपी, अंडर द बीसीपीएनपी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको डिप्लोमा करना है, सर्टिफिकेट करना है, 1+1 करना, आपके माइंड में है कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते अपने ऊपर, या मुझे लोन लेना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं, तो मैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट करना चाहता हूँ और मेरे बस का नहीं है मास्टर करना। तो मास्टर डिप्लोमा सर्टिफिकेट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? डिप्लोमा सर्टिफिकेट तब करो जब आपने इंडिया में या अपनी होम कंट्री, इस कंट्री से बिलोंग करते हो, आपने ग्रेजुएशन करी हो, आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप आ रहे हो, ठीक है, तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट करो, लेकिन इन्हीं प्रोविंस को चूज करना, और मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करना, मिनिमम। और ये जरूर चेक करना जो आप कोर्स ले रहे हो वो इन डिमांड में है या नहीं है। अगर नहीं भी है, आप ले भी रहे हो, तो ये जरूर चेक करना आपको उसमें वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं भी कोर्स है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपको वर्क परमिट मिलना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इन प्रोविंस को चूज करना, चाहे वो अटलांटिक हो। अटलांटिक में 4 प्रोविंस आते हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड, न्यू फाउंडलैंड। इन 4 प्रोविंस को चूज करना। 2 ईयर की स्टडी करते हो, जीरो एक्सपीरियंस होता है, यू कैन फॉल अंडर देयर पीएनपी, आप आराम से कर सकते हो। या आप यूनिवर्सिटी ऑफ यूकॉन, जो यूकॉन प्रोविंस के अंदर है, वहां जा सकते हो, वहां भी पीआर मिलना बहुत ईजी है अगर आपने वहां से स्टडी करी है तो। अदरवाइज पॉसिबिलिटी और बहुत कम है, आज के सिनेरियो में पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज उन्होंने भी अपनी वाईएनपी यूकॉन नॉमिनेशन प्रोग्राम को टेम्परेरी क्लोज किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर भी लिमिटेड सीट्स हैं इन टर्म्स ऑफ पीआर देने के लिए, तो वो क्लोज है। और वो उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं जिसने यूकॉन यूनिवर्सिटी से स्टडी करी होती है। इसके बाद अगर हम बात करूँ, पहले एक स्ट्रीम आती थी, एक पाथवे था RNIP, वो क्लोज हो चुका है, वो बंद हो चुका है। RNIP भी 11 सिटीज थी, 5 ओंटारियो में, एक सस्कैचुअन में, एक मैनिटोबा में, एक अल्बर्टा में, 2 ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर आती थी, 11 सिटीज आती थी, वो टेम्परेरी क्लोज्ड है। सो इट्स नॉट, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसमें जाओ, कोई फायदा नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, तो मैं स्टार्टिंग में कहा था, हमेशा मास्टर्स में जाना, बहुत फायदा होगा, वीजा अप्रूव भी होगा, आराम से LOA पार भी मिलेगा। थोड़ी फीस एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन कुछ पॉइंट भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। पीएनपी के अंदर जो आपको पीआर के लिए पाथवे होता है, वो आपको उसमें भी हेल्प करता है। सो इट्स गुड फॉर यू। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मैं जॉब और स्किल्स के रिगार्डिंग कहूँ,
देखो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना आपको ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में मिलेगी। सबसे पहले अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ओंटारियो में है, फिर ब्रिटिश कोलंबिया में है, फिर क्यूबेक में है, फिर अल्बर्टा में है, फिर बाकी अटलांटिक सब में है। लेकिन कभी भी स्टडी वीज़ा पे ना क्यूबेक में मत जाना, कोई बेनिफिट नहीं है। स्टडी ज़रूर करोगे, पॉइंट ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन आप वहाँ के जो प्रोविंशियल प्लान होता है ना उस पर ना फाइल लगा सकते हो। उन्होंने वैसे ही टर्म सब कुछ क्लोज किया हुआ है। आई वुड नेवर एवर सजेस्ट यू टू कम टू कैनेडा ऑन क्यूबेक प्रोविंस ऑन स्टडी वीज़ा। कोई बेनिफिट नहीं है, आपको पीआर नहीं मिलेगा। अगर आपका पीआर मोटिव नहीं है तो फिर आप जाओ, दैट इज टोटली अप टू यू, दैट इज टोटली अप टू योर कॉल। बट आपका पीआर मोटिव है, ऑलवेज चूज द पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज, एंड आपका कोर्स बहुत मैटर करता है। गिव प्रायोरिटी टू द अटलांटिक प्रोविंस फर्स्ट। फिर अगर मास्टर्स कर रहे हो तो ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, या आप अल्बर्टा में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप डबल आर टीम के अंदर आते हो, दैट मीन्स रूरल रिन्यूएबल्स टीम के अंदर आते हो। इसमें देखो रूरल रिन्यूएबल्स टीम में सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ होता क्या है। अगर आप अल्बर्टा प्रोविंस में किसी भी सिटी में, टाउन में, विलेज में स्टडी करते हो तो आप डबल आर टीम के अंदर आते हो, एक्सेप्ट अगर आपने स्टडी एडमिंटन या एडमिंटन के आउटस्कर्ट या कैलगरी के आउटस्कर्ट्स में कोई पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी है वहां से पढ़ाई करते हो तो आप डबल आर टीम के अंदर आते नहीं हो, क्योंकि रूरल रिन्यूएबल्स टीम सिर्फ अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर ही है और वो सिर्फ रूरल पार्ट्स को ही कैटर करती है। वो एडमिंटन और कैलगरी के जितने भी आउटस्कट एरिया है और जो एडमिंटन कैलगरी सिटी है उनको कैटर नहीं करती है। सो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आ रहे हो तो कोर्स ज़रूर अच्छा चूज करना जो आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ पीआर में भी, वर्क परमिट में भी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन, स्पेशली बहुत बच्चे वो होते हैं जो +2 के बाद आना चाहते हैं। मैं आपको कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि +2 के बाद आप कनाडा आओ। आज के टाइम पे कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। 3 साल पहले बहुत डिफरेंट सिनेरियो था, कोविड से पहले बहुत डिफरेंट सिनेरियो था, बहुत आराम से पीआर भी मिलता था। आपको पता ना हो तो कोविड के टाइम पे स्कोर 75, 90, 95, 100 स्कोर गया था सीआरएस। सो बहुत डिफरेंट चीज़ है, उस टाइम बहुत डिफरेंट था, आज बहुत डिफरेंट है। नेवर कम टू कैनेडा आफ्टर +2, एटलीस्ट ग्रेजुएशन करो उसके बाद आओ, या ऐसा कोर्स करो, स्किल बेस्ड कोर्स करो, हेल्थ केयर वाला कोर्स करो, उसके बाद कनाडा आओगे ना आपको आराम से एडमिशन भी मिलेगा, आपको वर्क परमिट भी मिलेगा, आपको पीआर भी मिलेगा। मैं ये स्किल बेस्ड कोर्स की रिगार्डिंग बता रहा हूँ, आपको पीआर भी मिलेगा। और इनका जो ड्रॉप होता है ना वो बहुत लो जाता है, मतलब 380, 410, 390, 420, 450 मैक्सिमम जाता है। हल्का फुल्का ऊपर हो गया, लेकिन 350 और 450 के बीच में आता है, तो आप आराम से कर सकते हो, आपका स्कोर आराम से बन जाएगा। तो पॉसिबिलिटी इनटू गेटिंग इनटू द कैनेडियन पीआर पाथवे इट्स वेरी हाई। मैं से बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका पीआर विद इन अ ईयर के अंदर आ गया था, क्योंकि वो हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर थे। और मैं आपको इसमें एक छोटी एडवाइस और देता हूँ, अगर आप हेल्थ केयर में किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपके लिए कनाडा एक प्लस पॉइंट है, मीन्स आपके लिए पीआर लेना बहुत ईजी रहेगा। अगर आप हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन से है, स्किल बेस से है, तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा, पीआर लेना बहुत इजी रहेगा, स्पेशली हेल्थ केयर वालों के लिए। अगर आप नर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं ना तो आपके लिए डायरेक्ट पीआर पाथवे है इन अटलांटिक प्रोविंस। आप विद इन 6 मंथ के अंदर आप पीआर ले सकते हो। आपके पास ऑफर लेटर, अटेस्टेशन, सॉरी ऑफर लेटर, एडोर्समेंट लेटर होना चाहिए। आप सीधा आपको आईटीआई मिल जाएगा, पीएनपी मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी। आपको हेल्प चाहिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। इवन आप होम कंट्री से भी डायरेक्ट पीआर फाइल कर सकते हो अगर आप नर्स फील्ड के अंदर हो तो। होम कंट्री के अंदर से भी विद इन 6 मंथ्स यू विल गेट अ पीआर। सो यार अब बात करते हो एलएमआई के रिगार्डिंग एंड वर्क परमिट के रिगार्डिंग। देखो वर्क परमिट में ना आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। अगर आप किसी से भी वर्क परमिट पे चाहते हो तो हमेशा उसी बंदे से करवाना जिस पे आप 100% ट्रस्ट कर सको, जो ऑथेंटिक हो, जिस पे आपको लगे कि अगर मैं इतने अमाउंट दे रहा हूँ, पहले बात तो इट्स इलीगल टू बाय, इट्स इलीगल टू सेल, बट नथिंग इज फ्री। अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो आपको माइंड में हो कि भाई अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, और जो एम्प्लॉयर भी होगा वो भी मेरे को हेल्प करेगा आगे हर चीज के अंदर। ऐसा ना हो कि मेरे को एलएमआई मिल जाए, पी प्रो एलएमआई मिल जाए, वर्क परमिट मिल जाए, 3 महीने बाद मैं जॉब करूँ, 3 महीने बाद मुझे एम्प्लॉयर बाहर से एम्प्लॉयर निकाल दे। और ये बहुत कॉमन हो चुका है। और आगे बस सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वनरेबल ओपन वर्क परमिट। तो अगर आप एलएमआई पे वर्क परमिट पे जा रहे हो, जिस बंदे से भी करवा रहे हो वो ऑथेंटिक हो, लॉयर ऑथेंटिक हो, कंसल्टेंट ऑथेंटिक हो, और वो हेल्प करे फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, तभी बेनिफिट है। अदरवाइज इतना इन्वेस्ट करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एलएमआई के रिगार्डिंग,
LMI पे तब जाना जब आपकी बैकग्राउंड, आपकी प्रोफाइल, आपका पास्ट क्वालिफिकेशन अच्छा हो और आप जिस प्रोविंस में जा रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, और जिस वर्क को आप जा जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो वो इन डिमांड में हो, वो आपको आगे हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ PR के रिगार्डिंग। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। LMI के रिगार्डिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं आपको शॉर्ट में इसमें समझा रहा हूँ और मैं आखिरी आखिरी में बताऊंगा। LMI 3 तरह की होती है, लो वेज, मीडियम वेज एंड हाई वेज। लो वेज बंद हो चुकी है 3 सितंबर को क्यूबेक प्रोविंस के अंदर, 26 सितंबर को रेस्ट ऑफ कनाडा के अंदर। मीन्स लो वेज में अगर आप आते हो तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान से समझना। अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड LMI भी है और आप फिर भी वर्क परमिट अप्लाई करते हो, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, चाहे आप इनसाइड कनाडा हो चाहे आप आउटसाइड कनाडा हो। अगर आपको लगता है कि मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। वर्क परमिट तभी मिल सकता है अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो या आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो। एंड दिस इज नॉट माई वर्ड्स, द वर्ड्स ऑफ इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर एंड दिस इज द वर्ड्स ऑफ IRCC। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करते हो, तब हेल्थ केयर फील्ड से बिलोंग करते हो, तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ओके। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कोई लगे कि मेरे पास विजिटर वीजा है, मैं इनसाइड कनाडा से भी अप्लाई कर लूंगा, तब भी पॉसिबिलिटी नहीं है और आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इस पे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे एक चीज मेंशन करी हुई है जिसमें मीडियम वेज है हर प्रोविंस का। अगर आपका जो अमाउंट है पर आवर के हिसाब से इससे कम है तो आप लो वेज LMI के अंदर आते हो, अगर इससे ऊपर है इतना है तो आप मीडियम वेज में आते हो, और हाई वेज का उससे ज्यादा होता है। एंड फॉलो मैंने एक क्वेश्चन तो आखिरी में होता है और जो होना भी चाहिए, क्या ये सही टाइम है कनाडा जाने का? देखो मेरे हिसाब से सही टाइम है, क्योंकि अगर आप अभी चले गए तो चले गए, इसके बाद जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टडी वीजा में जाना चाहते हो, आपके माइंड में हो कि मैं अगर मैं मेरे को जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, देखो जॉब मिलना ना मिलना इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर लोकेशन, आपके स्किल्स के ऊपर, आपके रेफरेंसेस कितने हैं, इन पे मैटर करता है। मैं आपको स्किल्स के रिगार्डिंग एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो रेफरेंस और लोकेशन तो बात की बात है, वो जब आप जाओगे तब होगा। अब कहीं भी प्रोविंस में किसी प्रोविंस से मूव हो तो बात की बात है, आपके रेफरेंस तो बाद में बनते हैं। स्किल्स बहुत मैटर करता है, जितनी चीज़ें सीखोगे ना अपनी होम कंट्री से उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कनाडा में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा सीखने के लिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ पे सीखना भी बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप जो चीज़ अपनी होम कंट्री के अंदर सीखोगे, एक तो बहुत सस्ते में सीखोगे, डीपली समझोगे, आप प्रैक्टिकल करोगे तो और समझ आएगा। और यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेट लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको अगर सीखना है तो आपको सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा जैसे कनाडा में होता है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो आप प्रैक्टिकल करोगे, आपको एक्सपेरिमेंट करोगे, आप गलतियां भी करोगे तो यहीं पे करोगे। वहां पे जाके आप अच्छा अर्न कर सकते हो। चाहे आप बार्बर का वर्क करो, प्लम्बर का वर्क करो, मैकेनिक का वर्क करो, वेल्डिंग का वर्क करो, कारपेंट्री का वर्क करो, आप शेफ का वर्क करो, आप नील एक्सटेंशन, नील पेंटिंग का वर्क करो, बहुत सारी चीज़ें ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए करो। ये सारी चीज़ें सीख के आओगे ना तो आपके लिए बेनिफिशियल है। इवन डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो उसके भी बहुत आपको हेल्प मिलेगी इन टर्म्स ऑफ कनाडा के अंदर। सो वीडियो में पेंड करता हूँ, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू नीड अ मिनिस्टर 1-to-1 यू कैन DM me on Instagram, DM me on WhatsApp, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तब तक के लिए गुड बाय।